नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन पेपर में इतिहास पोर्शन को लेकर के जो हम आज का टॉपिक है हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। और इसके पहले हम लोगों ने मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे उत्तर भारत का श्रेष्ठतम सम्राटों में गिनती हर्ष का होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हर्ष के पहले की क्या दशा थी राजनीतिक इतिहास की। तो हम पाते हैं कि गुप्त काल के पतन के बाद जो है राजनीतिक इतिहास छुटपुट राज्यों या राजवंशों पर हावी था और यह कहीं न कहीं 1000 ईस्वी तक इन राजवंशों की प्रकृति जो थी शासन करने की वो विकेंद्रीकरण या अपने क्षेत्रीयता की भावना को लेकर के थी। इस तरह से गुप्त वंश के पतन के बाद जो है कुछ नए राजवंशों का उदय होता है, जिनमें मैत्रेय का जो है बल्लभी है, मौखरी के कन्नौज हैं, पुष्यभूति के थानेश्वर हैं और परवर्ती गुप्तों में मगध है और चंद्रगौड़ या बंगाल के शासक हैं। तो ये सारे शासकों ने जो है कहीं न कहीं क्षेत्रता की भावना को लेकर के विकेंद्रीकृत शासन करने की बात जो है राजनीतिक इतिहास में देखने को मिलता है। और इसमें यदि हम थानेश्वर के वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की बात करें तो वर्धन राजवंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है और इस वंश का उदय हरियाणा में स्थित थानेश्वर में हुआ था। जो थानेश्वर स्थान हुआ जो है वर्तमान के हरियाणा में है और इसे ह्वेनसांग ने जो है इन जातियों को जो है कहीं न कहीं वैश्य बताता है। और इनके इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों, सिक्कों और बाणभट्ट जो हर्ष का दरबारी कवि था, इसकी रचना हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक से मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम उनके शासकों की बात करें तो नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन द्वितीय तथा इसके बाद हर्ष का स्थान आता है। और इसी हर्ष ने जो है अपने साम्राज्य का जो है एक मिसाल कायम किया और एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में साबित हुआ। तो हम देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन जो हर्ष के पिता थे और इनके जो है पुत्रों में राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और इनकी एक पुत्री थी राजश्री। इस प्रकार से इनके 3 संतानें हुई और राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा से करता है। और इस ग्रहवर्मा की देवगुप्त ने हत्या कर राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल देता है। तो इस तरह से ग्रहवर्मा की हत्या अर्थात हर्ष के बहनोई की हत्या के बाद जो है प्रभाकर वर्धन ने अपने इस कन्नौज की रक्षा करने के लिए जो है आगे आता है और शशांक से इसका युद्ध होता है, क्योंकि शशांक और इस देवगुप्त ने मिलकर के इसके बहन की हत्या की थी या कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से जो है फिर इसका बड़ा भाई जो है राज्यवर्धन अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आगे आता है और राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, लेकिन गौड़ नरेश ने या शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की जो है हत्या कर देता है। तो इस तरह से राज्यवर्धन के द्वारा देवगुप्त की हत्या की जाती है और राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा की जाती है। तो ये थोड़ी सी कहानी थी हर्ष के शासन को लेकर के, हर्ष के पहले शासन को लेकर के। और इन्हीं सारे चीज़ों का बदला लेने के लिए हर्ष ने अपनी बहनोई की हत्या, अपने भाई की हत्या और अपने बहन के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए इस थानेश्वर को बचाने के लिए आगे आया और कहीं न कहीं बंगाल शासक को जो है पराजित किया
और इसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का राजा बनता है। और राजा बनने के बाद उसने राजश्री का खोज किया था और राजश्री के सहमति से वह कन्नौज को भी अपना जो है शासक के रूप में, अधिपति के रूप में कार्य किया। और इस तरह से उसने थानेश्वर को राजधानी न बना करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हर्षवर्धन के पहले की जो घटना थी। तो हम इसको देखते हैं। बिंदुवार की 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट थे। हर्षवर्धन एक साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, धर्म, शिक्षा एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। यह पुष्यभूमि वंश या पुष्यभूति वंश के प्रथम शक्तिशाली राजा थे। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ। वह प्रभाकर वर्धन एवं यशोमती का पुत्र था, अर्थात इनके पिता का नाम प्रभाकर और माता का नाम यशोमती था। राज्यवर्धन हर्ष के बड़े भाई थे और पिता की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे और उनकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ, जिसकी चर्चा भी हमने किया। बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलकर के कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और ग्रहवर्मा कौन था? ये हर्ष का बहनोई था, राजवर्धन का बहनोई था और राजश्री को इसने बंदी बना लिया। तो यह खबर सुन करके राजवर्धन अर्थात हर्ष का बड़ा भाई कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा, लेकिन देवगुप्त और शशांक ने मिल करके राजवर्धन की हत्या कर देता है। लेकिन देवगुप्त की हत्या राजवर्धन के द्वारा भी हो जाती है। हमने इसकी बात चर्चा की। और हम देखते हैं कि राजवर्धन के मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बनता है और राजश्री का खोज करता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। और इन सारे बातों की जानकारी जो है हमें हर्षवर्धन साम्राज्य की जानकारी उसके अभिलेखों और बाणभट्ट के रचना हर्षचरित, चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हर्ष का जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वह कहीं न कहीं अभिलेखों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद यदि हम इसके कुछ और जो है ताम्रपत्रों की बात करें, जिसमें बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रपत्र हैं जो हर्षवर्धन के वंश का परिचय बताते हैं। इसके साथ साथ हर्ष द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, अर्थात स्वयं हर्ष ने रचा था नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, जो उसके धार्मिक, सामाजिक और इसके राज प्रसादों के विषय में पर्याप्त जो है जानकारी देते हैं। अर्थात हर्ष स्वयं एक बहुत बड़ा जो है कवि था जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ यदि हर्ष के विजयों की बात करें तो हर्ष जो है उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में कामरूप से लेकर के पश्चिम में बल्भी तक इसका शासन फैला हुआ था। अर्थात उत्तरापथ का जो क्षेत्र था, उत्तरापथ अर्थात जो मध्य से लेकर के और ऊपरी हिस्से तक, जो नर्मदा से नदी से लेकर के और हिमालय तक जो है फैला हुआ था। तो कहीं न कहीं विंध्य क्षेत्र से लेकर के और हिमालयन क्षेत्र तक इसका जो है साम्राज्य उत्तर और दक्षिण मिला के था। और पूर्व में कामरूप अर्थात असम से लेकर के पश्चिम में बल्भी अर्थात गुजरात तक, यानी असम से गुजरात तक इसका शासन फैला हुआ था। अब इसके विजयों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने बल्भी विजय किया था दिग्विजय अभियान के अंतर्गत, और बल्भी का शासक जो था ध्रुवसेन द्वितीय, इसको पराजित किया। और इसका जो है पराजित होने का जो उल्लेख है, अर्थात जो बल्भी का विजय है, वह नौसारी दानपात्र अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से इसने बल्भी विजय किया। उत्तर भारत के अन्य राज्यों को भी इसने जीता और उस पर आधिपत्य स्थापित किया। और इसने कहीं न कहीं फिर इसके बाद यह जो है पूर्व की तरफ अपना जो है रुख करता है, जिसमें बंगाल के शासक शशांक से इसका युद्ध होता है और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध होता है। और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से इसके युद्ध जो है 620 ईस्वी में हुए थे, जिसमें हर्ष की सेना को अपार जो है हानि होती है और उसके साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी के तट तक आगे नहीं बढ़ सकी। अर्थात जो है
हर्ष जो है उत्तरी भारत का अधिपति बनने के साथ साथ हर्ष ने दक्षिण के चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय जो संपूर्ण दक्षिणापथ का स्वामी था उस पर आक्रमण करता है, लेकिन हर्ष ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने में असफल रहता है, अर्थात जो है हर्ष पराजित नहीं होता है, हार जाता है पुलकेशिन द्वितीय से। और इस असफलता की पुष्टि जो है पुलकेशिन के उत्कीर्ण लेखों से मिलती है और इस युद्ध का वर्णन जो है ऐहोल अभिलेख में दिया गया है। जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है उसमें जो है उसके विजयों का, पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है, अर्थात हर्ष को इसने पराजित किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि 620 ईस्वी में हर्ष का दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है, लेकिन वह हार जाता है। और इसके बाद इसने जो है कश्मीर, नेपाल, चीन के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो हर्ष जो है कहीं न कहीं उत्तर से लेकर के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक और पूर्व में कामरूप से लेकर के उत्तर पश्चिम में गुजरात या बल्ही क्षेत्र तक इसका जो है शासन था। और इसके साथ साथ अगर हम इसका अभियान था पंच भारत, या जिसको हम कहें कि कश्मीर, पंजाब, गौड़ या दिल्ली, कानकुब्ज, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, मिथिला, बंगाल, असम, उत्कल यानी उड़ीसा, कलिंग, ये सारे क्षेत्र जो है इसके प्रभाव में थे। और इस तरह से हर्षचरित में बाणभट्ट ने इसे शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि से विभूषित किया है, अर्थात इन सारे विजयों को लेकर के हर्ष की उपाधि जो है शकलोत्तर पथनाथ दी जाती है। तो इस तरह से हर्ष का जो है विजय अभियान था। इसके बाद अगर हम हर्ष के जीवन की बात करें तो हर्ष एक महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। और इसके प्रशासन में जो है जो भी गुप्तकालीन व्यवस्था थी उसी का ही पालन किया गया। और इसमें केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो प्रधान होता था वो सम्राट स्वयं होता था, वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था, युद्ध के समय सेना अध्यक्ष का भी पद ग्रहण करता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी और मंत्री अथवा अमात्य जो है राजा को परामर्श देते थे। जैसे इस तरह आज जो है आज के समय में होता है कि एक राजा होता है और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, उस मंत्रिपरिषद के द्वारा राजा अपना कार्य करता है। और इसके अलावा हर्ष के जो अभिलेखों में हर्षचरित में महासंधि विग्रहाधिकृत, संधि विग्राहिक, महाबलाधिकृत, सेनापति इत्यादि सैन्य अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो शासन की सुविधा के लिए इसने केंद्रीय शासन, जिनमें सम्राट और युवराज, मंत्रिपरिषद और अन्य राज पदाधिकारियों में महासंधि विग्रहाधिकृत जो युद्ध और शांति का होता था, महाबलाधिकृत सर्वोपरि सेनाध्यक्ष होता था। इसमें कहीं न कहीं सेनापति, अश्वसेनाध्यक्ष, कर सेनाध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री जिसको हम विदेश मंत्री कहते हैं। और इसके अलावा केंद्र शासन के बाद जो है प्रांतों का शासन था, जिनमें उपरिक महाराज, मीमांसक जिसे हम न्यायाधीश कहते हैं, भोगपति राजकीय भाग को ग्रहण करने वाला अर्थात करों को लेने वाला। तो कहीं न कहीं प्रांतों को जो है भुक्ति कहा गया, जैसे गुप्त काल में कहा गया था। और भुक्ति जो है कई विषयों में अर्थात जिलों में बटे थे, अर्थात केंद्रीय शासन के बाद प्रांत शासन जिन्हें भुक्ति, और भुक्ति के बाद जिलों में विषय बटे थे, अर्थात विषयों को जिला कहा जाता था। और प्रत्येक विषय कई पृथक तहसीलों में और कई इकाइयों में बटे हुए थे, गाँवों में बटे हुए थे। तो इस तरह से गांव, तहसील, ज़िले और प्रांतों में इसका जो है शासन क्रमशः भुक्ति के रूप में, विषय के रूप में, तहसील के रूप में और गांव के रूप में देखने को मिलता है। तो ये इसका जो है शासन प्रबंध था। और इन शासन प्रबंधों में कहीं न कहीं इसके राजस्व व्यवस्था जो गुप्त काल में थी वही यहाँ भी थी। उपज का 1/6 भाग किसानों से लिया जाता था। और सैन्य प्रबंध में जो है पैदल, हाथी, घोड़े इत्यादि का प्रयोग किया गया। हर्ष जो है नौसेना का भी जो है प्रयोग किया था। जो उसकी सेना थी कहीं न कहीं नौसेना के द्वारा भी इसका जो है विजय अभियान देखने को मिलता है। और दंड विधान में कहीं न कहीं जो है अपराधों की संख्या कम थी, किंतु जो है राजपथ और जल मार्ग इत्यादि सुरक्षित थे। तो इसके लिए
हर्ष ने दंड विधान जो है कठोर बनाया था और कानून के विरुद्ध आचरण करने वाले राजद्रोहियों के साधारण दंड और आजन्म कारावास के लिए व्यवस्था की गई थी। कुछ लोगों के लिए या कुछ अपराधों के लिए देश निकाला, नाक कान हाथ पैर काट देना आदि जो है दंड के रूप में था। तो इस तरह से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में हमने जो है चीज़ों को देखा। अब हर्ष का जो प्रशासन था बड़ा उदार सिद्धांतों पर आधारित था और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के प्रशासन की प्रशंसा में लिखा है कि सरकारी मांग कम थी, परिवार के पंजीकरण की ना तो आवश्यकता थी और ना ही ज़बरदस्ती बेगार ही लिए जाते थे, कर बहुत हल्के थे और बेगार ना होने के कारण सभी सुखी थे। तो इस तरह से हमने देखा कि हर्ष के काल में जो है दशा बहुत ही ठीक थी, सभी लोग सुखी और संपन्न थे और सभी लोगों को पैतृक संपत्ति में जो है हिस्सा था। प्रशासन ईमानदार था, सभी लोग आपस में मिलकर कार्य करते थे। उसने जनहित में चैत्य विहारों, मंदिरों और सरायों का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय भी जो है हर्षवर्धन के दान से लाभान्वित हुआ, अर्थात उसने नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दिया और उसने सड़कों का निर्माण करवाया, उसकी संपूर्ण सुरक्षा की बात की। इसके साथ साथ अगर हम इसके धार्मिक विशेषताओं को देखें तो हर्ष जो है धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था और यह महान सम्राटों में गिनती इसी नाते इसकी होती है क्योंकि हर्ष की गणना समुद्रगुप्त तथा अशोक की विशेषताओं का इसके जो है सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अर्थात समुद्रगुप्त की भांति उसने राज्यों पर विजय प्राप्त किया और अशोक की भांति उसने बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया। अर्थात हर्ष जो था वह कहीं न कहीं बौद्ध अनुयायी था और इसके पूर्वज क्या थे, शैव अनुयायी थे। तो इसकी चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। अगले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो है हर्ष की जो धार्मिक विशेषताएं थी वह कौन कौन सी थी। तब तक के लिए धन्यवाद।